सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जीके जीएस सीरीज के हमारे इंडियन हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज हमारा ये 5th पार्ट रहेगा। फ्रेंड्स, आज हमारा 5th लेक्चर है ये और 4th पार्ट हम इंडियन हिस्ट्री के कवर कर चुके हैं। फ्रेंड्स, इंडियन हिस्ट्री के जो 4 पार्ट हमने पहले कवर किए हैं उनको आप चेक कर सकते हैं। आई होप वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है और आप लोगों को पसंद भी जरूर आएगी। तो फ्रेंड्स, आप वीडियोज को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। आइए फ्रेंड्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के सेशन में हमारे नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेंगे। फर्स्ट हम करने वाले हैं प्रमुख मत और आचार्य। फर्स्ट देखिए विशिष्ट अद्वैतवाद, इसके आचार्य हैं रामानुज। सेकंड है हमारा शुद्ध अद्वैत, इसके प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। थर्ड नंबर पर है आपका द्वैतवाद, इसके प्रवर्तक हैं आनंद तीर्थ। और फिर 4th नंबर पर आ जाता है द्वैत अद्वैत, इसके निम्बार्काचार्य हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भारत के यवन राज्य के बारे में यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही हम करने वाले हैं। देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है भी पहले बताना है कि कौन से क्रम में है ये। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा हिंदू यूनानी, फिर है शक, फिर है पल्लव और उसके बाद आ जाते हैं कुषाण। नेक्स्ट देखिए, भारत पर सबसे पहला आक्रमण किसने किया था? बैक्टीरिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। यह आक्रमण उसने कब किया था? 190 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, 190 ईस्वी पूर्व में इस आक्रमण को किया था। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट देखिए, हिंदू यूनानियों में सबसे विख्यात शासक कौन था? मिनांडर था। मिनांडर एक प्रसिद्ध यूनानी थे जो कि सबसे विख्यात शासक माने जाते हैं हिंदू यूनानियों में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसकी राजधानी साकल सियालकोट थी और यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागा अर्जुन नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मिनांडर के प्रश्न तथा नागसेन के द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक में है और इस पुस्तक का नाम क्या है? मिलिंद पन्हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि मिलिंद पन्हो जो पुस्तक है उसका वर्णित विषय क्या है। तो हमारा आ जाएगा आंसर उसमें मिनांडर के प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तरों का ये संग्रह है इस पुस्तक में। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? हिंदू यूनानियों ने चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हेलेनिस्टिक आर्ट हिंदू यूनानियों के द्वारा चलाई गई प्राचीन आर्ट थी। भारत में गंधार कला इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। ये अक्सर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। हेलेनिस्टिक आर्ट का सर्वोत्तम उदाहरण क्या रहेगा? गंधार कला। ये आंसर हमारा गंधार कला हो जाएगा। और किसके द्वारा चलाई गई थी फ्रेंड्स? ये हिंदू यूनानियों के द्वारा इसको चलाया गया था और भारत में गंधार कला इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। पर्दे प्रथा का जो प्रचलन है वो भी हिंदू यूनानियों ने ही कराया था। इसके नेक्स्ट आ जाते हैं जो विदेशी राजा थे, शासक थे हमारे, शक आ जाते हैं। ठीक है, यूनानियों के बाद शक आए भारत में और शकों की कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं थी। हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में बनाई गई थी। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट देखिए, शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। वह भारत में चरागाह की खोज करने के लिए आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम जो शक राजा थे वो कौन थे? इनका नाम था मोआ प्रथम शक राजा थे। और देखिए आगे 5800 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और एक संवत चलाया जिसे विक्रम संवत के नाम से जाना जाता था। उसी समय से विक्रमादित्य की उपाधि एक लोकप्रिय उपाधि बन गई जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। नेक्स्ट देखिए, शकों का सबसे प्रतापी राजा कौन था? रुद्रदामन प्रथम शकों का सबसे प्रतापी राजा था जिसका शासन गुजरात के एक बड़े भाग पर था। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रुद्रदमन प्रथम ने कहां पर शासन किया? आंसर हमारा हो जाएगा गुजरात के एक बड़े भूभाग पर इन्होंने शासन किया और शकों के सबसे प्रतापी राजा थे रुद्रदमन प्रथम।
नेक्स्ट देखिए, रुद्रदमन ने मौर्यों के द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का फिर से उद्धार करवाया था। फ्रेंड्स, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सुदर्शन झील है जिसे मौर्यों ने बनवाया था, इसका पुनः उद्धार रिकंस्ट्रक्शन किसने करवाया था? रुद्रदमन ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुद्रदमन संस्कृत भाषा के बड़े प्रेमी थे। ठीक है, संस्कृत इनकी फेवरेट लैंग्वेज थी। उसने संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख, कौन सा अभिलेख है ये? गिरनार का अभिलेख, इसको जारी किया था। और भारत में शक राजा अपने आप को क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में शक राजाओं को क्या कहा जाता था? क्षत्रप कहा जाता था। नेक्स्ट राजा है सिकंदर। ठीक है, इनका देखिए सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 356 ईस्वी पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम फिलिप था। यह मकदूनिया के राजा थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु, महान सिकंदर के गुरु थे। और अरस्तु का गुरु कौन था? प्लेटो। और प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरात। तो फ्रेंड्स, ये एक कड़ी बनी हुई है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये एक सीक्वेंस में आप इसको लर्न कर लीजिएगा। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। अरस्तु का गुरु कौन था? प्लेटो। प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरात। सुकरात बहुत ही महान दार्शनिक थे, बहुत ही बड़े फिलोसोफर थे, जिन्होंने दर्शन शास्त्र में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईस्वी पूर्व में, 326 ईस्वी पूर्व में आक्रमण किया था सिकंदर ने भारत पर। और इसका सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। और सिकंदर ने कब आक्रमण किया था? 326 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सिकंदर का युद्ध किसके साथ हुआ था? पंजाब के राजा थे पुरु, जिनको राजा पोरस भी कहा जाता था, इनके साथ हुआ था। और कौन सी नदी पर लड़ा गया था? झेलम नदी पर ये युद्ध लड़ा गया था। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो सिकंदर और पोरस का युद्ध था वो कौन सी नदी पर लड़ा गया था? आंसर हमारा हो जाएगा झेलम नदी पर लड़ा गया था। इस युद्ध को इतिहास में कौन सा युद्ध कहते हैं? इसे हम हाइडेस्पीज और वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है कि हाइडेस्पीज और वितस्ता का युद्ध किससे संबंधित है? आंसर हमारा हो जाएगा सिकंदर और पोरस से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिकंदर की सेना ने कौन सी नदी को पार करने से मना कर दिया था? आंसर हो जाएगा व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर की अंतिम विजय कौन सी थी? पाटल थी। ठीक है, पाटल सिकंदर की अंतिम विजय थी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सिकंदर 325 ईस्वी पूर्व में भारत से लौटा था और वह भारतीय दार्शनिक कालानास को अपने साथ ले गया। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323 ईस्वी पूर्व में। जब ये 33 वर्ष की अवस्था में थे तो इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इसके जल सेनापति का नाम निर्याकस था और इसके प्रिय घोड़े का नाम बहुकेफला था। इसी के नाम पर सिकंदर ने झेलम नदी के किनारे पर एक नगर भी बसाया था। इसके बाद आ जाते हैं मगध राज्य पर। मगध राज्य का उदय कब हुआ? ये देखिए, मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ था। ठीक है, और इसकी राजधानी कौन सी थी? ग्रीब्रिज, जिसे राजगृह भी कहा जाता था। ये मगध राज्य की राजधानी थी। ये मगध की राजधानी थी और बृहद्रथ के पुत्र का नाम था जरासंध। यहाँ से फ्रेंड्स मगध से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वही हम कर रहे हैं। ठीक है, आगे आ जाता है फिर हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। ठीक है, और ये कब गद्दी पर बैठे थे? 544 ईस्वी पूर्व में, 544 ईस्वी पूर्व में बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठे थे और हर्यक वंश के संस्थापक भी यही थे। इनको श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता था और ये बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। जो एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था थी, मैनेजमेंट थी, इस पर सबसे ज्यादा फोकस किया था बिंबिसार ने। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध राज्य में मिला लिया था। बिंबिसार ने और क्या किया? राजगृह का निर्माण करके उसे अपनी राजधानी बनाया था। बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए उनके पास भेज दिया था। इनके राजवैद्य का नाम क्या था? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बिंबिसार के राजवैद्य का नाम क्या था? इनका नाम था जीवक, जो महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए इन्होंने उनके पास भेज दिए थे। नेक्स्ट देखिए, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने कितने
कितने वर्षों तक शासन किया था? 52 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। 52 वर्षों तक इनका शासनकाल रहा है। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। और अजातशत्रु गद्दी पर कब बैठा था? 492 ईस्वी पूर्व में, 492 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया था अजातशत्रु। अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके ही इन्होंने गद्दी को कब्जा लिया था। इसने अपने चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर अपने पिता की हत्या की थी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुणिक था। इसका विवाह कौशल नरेश प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा के साथ हुआ था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म को मानने लगा। नेक्स्ट देखिए, अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था और अजातशत्रु के मंत्री का नाम क्या था? वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। वैशाली की विजय अजातशत्रु की महान विजय में मानी जाती है। नेक्स्ट देखिए, 461 ईस्वी पूर्व में अपने पिता की हत्या करके उदायन मगध की गद्दी पर बैठ गया। जैन ग्रंथों में उदायन को पितृभक्त बताया गया है और बौद्ध ग्रंथों में उदायन को पितृहंता कहा गया है। उदायन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और वह जैन धर्म का अनुयायी था। फ्रेंड्स, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अक्सर पूछ लिया जाता है, कई बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उदायन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, जो कि जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट देखिए, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? उदायन का पुत्र नागदशक हर्यक वंश का अंतिम राजा था। नेक्स्ट देखिए, नागदशक को उसके मंत्री शिशुनाग ने गद्दी से हटाकर 412 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि नाग वंश की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा हमारा शिशुनाग ने। शिशुनाग ने नागदशक को गद्दी से हटाकर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखिए, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर किसको बनाया था? वैशाली को बना लिया था। और शिशुनाग ने अवंती राज्य को इन्होंने मगध में मिला लिया था इसको, ठीक है। शिशुनाग का फिर उत्तराधिकारी था, वो कौन था? कालाशोक बना था। वह अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ले गया। इसने फिर से पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया। नेक्स्ट देखिए, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था। ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स कि नंद वंश की स्थापना किसने की थी या नंद वंश के संस्थापक कौन थे? आंसर हमारा हो जाएगा महापद्मानंद। नेक्स्ट देखिए, नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? घनानंद था। नंद वंश सर्वाधिक धनी राज्य और विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था। सबसे धनी राज्य माना जाता था नंद वंश को। नेक्स्ट देखिए, घनानंद सिकंदर के समकालीन था। इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? घनानंद को हराया था। घनानंद सिकंदर के समकालीन था, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको युद्ध में पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब आ जाता है हमारा मौर्य साम्राज्य, जो कि आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। घनानंद को हराकर इन्होंने मौर्य राज्य की स्थापना की थी। और इनका जन्म कब हुआ था? 345 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था, 345 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, चंद्रगुप्त मौर्य का दूसरा नाम था, जो ये दूसरे नाम से भी फेमस थे। इनका ये सेकंड नेम था, क्या कहा जाता था इनको? सेंड्रोकोटस के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य था। फ्रेंड्स, ये तो आप जानते ही होंगे चाणक्य कौन था। चाणक्य के बलबूते पर ही मौर्य साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली बनता चला गया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने दुश्मन घनानंद को हराकर चाणक्य की मदद से ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसी की सहायता से इसने घनानंद को हराया था। नेक्स्ट देखिए, चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक का संबंध राजनीति से है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अक्सर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट देखिए, तक्षशिला धनुर्विद्या तथा वैदिक शिक्षा के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सैनिक शिक्षा यहीं से प्राप्त की थी। कहां से? तक्षशिला से। तक्षशिला विश्वविद्यालय आज भी बहुत फेमस है। कौशल के राजा प्रसेनजीत, मगध का राजवैद्य जीवक चाणक्य ने भी यहीं पर शिक्षा प्राप्त की थी।
नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठे थे और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। इनका जो धार्मिक गुरु था वो भद्रबाहु था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना 6 भागों में बटी हुई थी। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी। कार्नेलिया का दूसरा नाम हेलेना था। ठीक है, आगे देखिए मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी जो कि बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जिसे हिस्टोरिकल बुक्स में बहुत ही ज्यादा अहमियत दी जाती है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में विभक्त किया है। इसने पाटलिपुत्र को पालीब्रोधा नाम दिया था। नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि पूछ लिया जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि जो जूनागढ़ का अभिलेख है उसमें कौन से राजा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। या फिर इसको घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें कौन से अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। आंसर हमारा हो जाएगा जूनागढ़ के अभिलेख से मिलती है। और यह अभिलेख कौन सी लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके, अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इनको अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन किस में किया गया है? एप्पीयानस में किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कितने हाथी उपहार में दिए थे? 500 हाथी, 500 एलिफेंट्स गिफ्ट में दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को। नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईस्वी पूर्व में हुई थी और श्रवणबेलगोला कर्नाटक में इनका देहांत हुआ था। इसके बाद आ जाते हैं प्रमुख शासक बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे बिंदुसार, जो कि 298 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठे थे। बिंदुसार को और क्या कहा जाता था? अमित्र घात भी कहा जाता था। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जरूर पूछ लिया जाता है कि अमित्र घात किसे कहते थे? बिंदुसार को कहते थे। अमित्र घात का अर्थ क्या होता है? शत्रुओं का विनाशक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिंदुसार किसके अनुयायी थे? आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। नेक्स्ट देखिए, बिंदुसार के दरबार में डायमेक्स नामक राजदूत को सीरियन के राजा एंटीयोकस ने भेजा था। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्य का विजेता बताया था और जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। तक्षशिला विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? अधिकारियों का दुर्व्यवहार यहाँ के तक्षशिला विद्रोह का मुख्य कारण माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, फिर है अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक महान हुए। बिंदुसार के पुत्र थे ये, जो कि 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठे थे। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया। अशोक ने नेपाल में ललित पत्तन नगर भी बसाया था। नेक्स्ट देखिए, राजगद्दी पर बैठने के समय पर अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन भी कहा गया है। अशोक वर्धन इनको कहां पर कहा गया? पुराणों में अशोक को ही अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने राजगद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अपना अधिकार कर लिया। कलिंग का राजा कौन था? खारवेल था, जो कि जैन धर्म का अनुयायी था। इस युद्ध में भयंकर मारकाट को देखकर अशोक को बहुत दुख हुआ और उसने कभी भी युद्ध नहीं करने का निर्णय लिया। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। पहले वह भगवान शिव की पूजा करता था। अशोक के प्रधानमंत्री का नाम था राधागुप्त। ठीक है, अशोक का धार्मिक गुरु कौन था? उपगुप्त। अशोक की माता का नाम था सुभद्रा अंगी। वह चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। असंधि मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थी। भारत में शिलालेख का सबसे पहले प्रचलन किसने किया था? अशोक ने किया था।
अशोक के द्वारा शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं इनकी पुत्री थी संघमित्रा इनको श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अशोक के शिलालेख 1837 ईस्वी में 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। इनकी संख्या कितनी है? 14 है। अशोक के शिलालेख की खोज कब की थी? 1750 ईस्वी में पेंथेलर ने की थी। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले इनको किसने पढ़ा था अशोक के शिलालेख को? तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा था और इनकी संख्या कितनी है? 14 है, 14 है। और अशोक के शिलालेख की खोज किसने की थी, कब की थी? 1750 ईस्वी में पेंथेलर ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? 7 है। और ये कौन सी लिपि में लिखे गए? ये ओनली केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, अशोक के दरबार में डियोनिसियस यानी मिस्र नामक राजदूत आया था, जो कि मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टालमी टू ने भेजा था। अशोक के शिलालेखों में सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है? 7वां शिलालेख इनका सबसे लंबा शिलालेख है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? रुम्मीदेई। रुम्मीदेई इनका सबसे छोटा स्तंभ लेख है और सबसे लंबा शिलालेख इनका 7वां है। अशोक का सार ए कुना ये अभिलेख कौन सी भाषा में है? ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में इसको लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलिंग के युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में मिलता है कलिंग के युद्ध का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी को क्या कहते हैं? तीर्थ कहते हैं यानी महामात्र कहते हैं और इनकी संख्या कितनी थी? 18 थी। नेक्स्ट देखिए, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। प्रांतों को क्या कहते थे? इनको चक्र कहा जाता था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इससे बचने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। नेक्स्ट देखिए, युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? नायक उसे कहा जाता था। और नेक्स्ट देखिए, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। नंद वंश का विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। ठीक है, 137 वर्षों तक मौर्य शासन रहा। ये भी पूछ लिया जाता है कि कितने सालों तक मौर्य साम्राज्य रहा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी और 185 ईस्वी पूर्व में इनकी हत्या करके मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। मौर्य साम्राज्य की मुद्रा पर्ण थी। अशोक का नाम देवनाम प्रिय, देवताओं का भी प्रिय, ये बहुत ही प्रसिद्ध नाम था। ये आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि देवनाम प्रिय कौन से शासक का नाम था और इसका अर्थ क्या है? तो फ्रेंड्स, देवनाम प्रिय का अर्थ है देवताओं का प्रिय और ये अशोक का ही नाम था। नेक्स्ट आ जाता है ब्राह्मण साम्राज्य। पुष्यमित्र शुंग ने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। वह मौर्यों का सेनापति था और वह ब्राह्मण जाति का था। यहीं से ब्राह्मण साम्राज्य की नींव डली थी। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। शुंग काल में पहली स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति की रचना की गई थी। पहला स्मृति ग्रंथ कौन सा है हमारा? मनुस्मृति। और इसकी रचना कौन से काल में की गई थी? शुंग काल में की गई थी। शुंग शासकों की राजधानी कौन सी थी? विदिशा थी। तो यहाँ पर ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं फ्रेंड्स, इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि से 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। पतंजलि जो कि जिन्होंने महाभाष्य की रचना की थी, बहुत ही प्रसिद्ध हमारे आचार्य रहे हैं। पुष्यमित्र शुंग को कलिंग नरेश खारवेल ने पराजित किया
और बरहुत सपूत का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईस्वी पूर्व में वासुदेव ने कर दी थी और मगध की गद्दी पर फिर कण्व वंश की नींव डाली। कण्व वंश का अंतिम राजा कौन था? सुशर्मा था। सुशर्मा कौन था? कण्व वंश का अंतिम राजा था। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सुशर्मा की हत्या कब हुई थी? 60 ईस्वी पूर्व में, 60 ईस्वी पूर्व में सिमुक ने कर दी थी और सातवाहन वंश की नींव डाली थी। सातवाहन वंश की राजधानी कौन थी? प्रतिष्ठान, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित थी। सातवाहन वंश की भाषा कौन सी थी? प्राकृत थी और इसकी लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी थी। सातवाहनों में मात्र सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी। ये सिक्का ढालने में जिस शीशे का प्रयोग करते थे वह रोम से मंगाया जाता था। यानी सातवाहन शासकों के समय में विदेशी व्यापार का भी खूब प्रचलन था। ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन वंश के शासकों ने ही किया था। नेक्स्ट देखिए, गौतमी पुत्र सतकर्णी इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था और इसे पुराणों में कृष्ण का पुत्र कहा गया है। नेक्स्ट आ जाता है कुषाण वंश। पल्लवों के बाद कुषाण आए जो कि युची और तोखरी भी कहलाते थे। ठीक है, युची नामक एक कबीला 5 भागों में बटा हुआ था और उन्हीं में से एक भाग का नाम कुषाण था। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुजुल कडफिसेस ने 15 ईस्वी में की थी। ठीक है, 15 ईस्वी पूर्व में इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट देखिए, इस वंश का सबसे महान राजा कौन था? कनिष्क था। कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क को माना जाता है। इसकी राजधानी कौन सी थी? पुरुषपुर, जिसे पेशावर भी कहते हैं। कुषाणों ने दूसरी राजधानी क्या बनाई थी? मथुरा बनाई थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया जो कि शक संवत कहलाता है। यह संवत भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में आज भी लाया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। कुषाण शासकों ने भारी मुद्रा में स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। सोने के जो सिक्के थे, सोने की मुद्राएं, ये कुषाण शासकों के द्वारा ही सबसे ज्यादा चलाई गई थी। कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद वहां कनिष्कपुर नगर बसाया। उसने राजा देवपुत्र की उपाधि चीनियों से ली थी। कनिष्क के दरबार में चरक राजवेद रहते थे जिसने चरक संहिता लिखी थी। अशव घोष कनिष्क के राजकवि थे जिससे कनिष्क ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। कनिष्क का पुरोहित कौन था? संघरक्षक था। ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं फ्रेंड्स, इनको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कनिष्क ने दरबार में अशव घोष, नागार्जुन, वसुमित्र, पार्श्व, महाचेत और संरक्षक, इनको विशेष जगह दी थी। उसके दरबार में रहते थे ये सब। अशोक घोष ने बुद्ध चरित्रम नामक पुस्तक लिखी और नागा अर्जुन ने माध्यमिक सूत्र नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अक्सर पूछा जाता है कि भारत का आइंस्टीन कौन है? नागा अर्जुन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कनिष्क की मृत्यु कब हुई थी? 102 ईस्वी में हो गई थी। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव था। वह शैव धर्म को मानता था। गंधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेशम बनाने की सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो कहाँ पर हुई थी? तो ये चीन में इसका सबसे पहले आविष्कार हुआ था, रेशम बनाने की तकनीक का। नेक्स्ट देखिए, रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण थे। इससे कुषाणों को बहुत ही अधिक आय होती थी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आ जाता है फिर गुप्त साम्राज्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये टॉपिक भी, यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सब एग्जाम्स में अक्सर आपको गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य और कुषाण वंश यानी कनिष्क से रिलेटेड, अशोक से रिलेटेड जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करते हुए आपको थोरोली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि आप लोगों के टॉपिक भी क्लियर होते जाए और चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे एंड आपका आंसर भी ऑलवेज करेक्ट रहेगा। तो नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ था? 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त था, जिसका कार्यकाल 240 से लेकर 280 ईस्वी तक माना जाता है। इसका उत्तराधिकारी कौन था?
घटोत्कच था, जिसका कार्यकाल 280 से लेकर 320 ईस्वी तक माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। और यह कब हुआ था? यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। इसे ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को। इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पूछ लिया जाता है कि महाराजा धीराज की उपाधि किस शासक को मिली थी। आंसर हमारा हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम को मिली थी महाराजा धीराज की उपाधि, इन्होंने धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से लेकर 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। इसके उत्तराधिकारी कौन थे? समुद्रगुप्त हुआ, जो कि 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे थे। समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत के 9 राजा और दक्षिण व्रत के 12 राजाओं को पराजित किया था। ये बहुत ही महान शासक माने जाते हैं समुद्रगुप्त, इसलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अक्सर पूछा जाता है फ्रेंड्स, भारत का नेपोलियन किस सम्राट को कहा जाता है? आंसर हमारा हो जाएगा समुद्रगुप्त को, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे। भारत के नेपोलियन इनको कहा जाता था और इन्होंने बहुत से राजाओं को पराजित करके अपनी शौर्य को बढ़ाया था। नेक्स्ट देखिए, समुद्रगुप्त की उपाधि कौन कौन सी थी? अश्वमेधकर्ता, कविराज और विक्रमांक इनको कहा जाता था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की थी? हरिसेन ने की थी। हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त विष्णु के उपासक थे। समुद्रगुप्त संगीत के बड़े प्रेमी थे। इनको इनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, इससे इनके संगीत प्रेमी होने के प्रमाण भी हमें मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त टू, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड इनका उत्तराधिकारी हुआ, जो कि 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या किया? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इसलिए इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, जो कि समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे। इनके समय में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो चीनी बौद्ध यात्री थे फाहियान, वो भारत में कब आए थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कौन थे? चंद्रगुप्त सेकंड, जो कि समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी थे, उनके पुत्र थे। 380 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठे थे। फ्रेंड्स, गुप्त साम्राज्य मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब हम आज यहाँ पर कवर कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इसने क्या किया था? चांदी के सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आर्यभट्ट, धनवंतरी, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर जैसे महान विद्वान रहते थे। आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त थे, जिनको गोविंद गुप्त के नाम से भी जाना जाता था। और इनका कार्यकाल 415 से लेकर 454 415 टू 454 ईस्वी था। कुमारगुप्त की मुद्रा क्या थी? मयूर आकृति की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने ही कराई थी। आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछ लिया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त ने। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? स्कंदगुप्त था। इसका कार्यकाल 455 से लेकर 467, ठीक है, 455 टू 467 ईस्वी था। हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में ही हुआ था। जूनागढ़ जो अभिलेख है इसमें हूणों को म्लेच्छ कहा गया है। हूणों का महत्वपूर्ण शासक तोरमान था। स्कंदगुप्त ने प्रणदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनः उद्धार किया था। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, जिसे बिजनेस का हब कह सकते हैं, वो था उज्जैन। गुप्त काल में उज्जैन को बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट व्यापारिक केंद्र माना जाता था। नेक्स्ट देखिए, गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी, जिसे दिनार कहा जाता था। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपए का कहा जाता था। ये भी आपका पूछ लिया
किया जाता है कि गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? आंसर हो जाएगा रुपए का। पहली बार सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गरुड़ गुप्त का राज्य चिन्ह था। गुप्त काल में वस्त्र उद्योग सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था। सबसे जो फेमस उद्योग था इनका, वो वस्त्र उद्योग माना जाता है गुप्त काल के दौरान। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में ही हुआ था। ये 29 गुफाएं थी, परंतु वर्तमान में 6 ही बची हैं। ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, बाघ की गुफा का निर्माण भी गुप्त काल में ही हुआ था। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा संस्कृत थी और गुप्त काल में दास प्रथा भी प्रचलित थी। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे और मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। नेक्स्ट देखिए, कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में किया गया था। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवियों में माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। फ्रेंड्स, गुप्त काल को इसकी विशेष उपलब्धियों के कारण भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गोल्डन एज इसे कहा जाता है क्योंकि इस समय में भारत में हर तरह से विकास किया जा रहा था। व्यापारिक केंद्र भी बने हुए थे, संस्कृति का भी विकास हो रहा था, कंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छे पर जा रहा था, मंदिरों का निर्माण कराया जा रहा था, वस्त्र उद्योगों की स्थापना की गई थी और सोने के सिक्के चलाए गए थे, धन की खूब वृद्धि की गई थी। तो फ्रेंड्स, हर तरह से गुप्त काल में भारत का विकास हुआ, इसलिए इसे भारत के इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम गुप्त काल तक की क्वेश्चंस को कवर करते हैं। फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी रही होगी। तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। फ्रेंड्स, आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। फ्रेंड्स, इन सब क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं एक साथ ही टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगी। अभी कुछ टॉपिक हमारे बचे हुए हैं, हम ज्योग्राफी को, पॉलिटी को, सब चीज को कवर करते हुए चलेंगे। स्टेप टू स्टेप एक एक क्लास में आपके सब टॉपिक को हम कवर करते चलेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।